नमस्कार, क्रिकेट से जुड़े फटाफट फॉर्मेट से जुड़े हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी क्रेजी क्रिकेट, आपका पसंदीदा शो एक बार फिर हम लेकर हाजिर है। अब शुरुआत हो रही है एक बेहतरीन वीकेंड की, क्योंकि अब दो मुकाबले इस सैटरडे और संडे को खेले जाने वाले हैं। मतलब सुपर सैटरडे और सुपर संडे हमारा इंतजार कर रहा है। कुल 4 मुकाबले होने जा रहे हैं और काफी कुछ अंक तालिका में इन मुकाबलों के माध्यम से तय होना, इसलिए ये बहुत जरूरी दिन है आईपीएल के सेकेंड लेग के लिए। कल जो मैच हुआ 2 महारथियों की टीम के बीच, उसका भी नतीजा हमारे सामने आ चुका है और एक बार फिर डेडीज आर्मी कहीं ना कहीं विराट सेना पर भारी पड़ी है। तो इन 5 मैचेस से जुड़े काफी कुछ पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं पल्लव विजयवर्गीय जी, क्रिकेट की नई पोथ को तैयार करते हैं और सिलेक्टर भी हैं आईडीसीए से जुड़े हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया कि आखिर क्यों एक चतुर कप्तान के तौर पर उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो यूं कहूंगा कि कल जब हमने इसी मैच में प्री मैच में डिस्कशन किया था, तो उस डिस्कशन में यही था कि दोनों कप्तान में से चतुर कौन है। तो ऑब्वियसली मैंने कल भी कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की जो विकेट को असेस करने की, सिचुएशन को असेस करने की कैपेबिलिटी है, ड्यूरिंग वो जब कैप्टन भी थे इंडियन टीम के और उसके बाद में जब से वो आईपीएल सीएसके को संभाल रहे हैं, तब सभी हम देखते हैं कि वो उनकी जो रीडिंग है बतौर कप्तान एज कम्पेयर टू बाकी सब फ्रेंचाइजी के कैप्टन से, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे से विकेट को असेस करते हैं, सिचुएशन को असेस करते हैं और फिर अपने प्लेयर से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पिछला सीजन 2020 सीएसके का अच्छा नहीं रहा था। उसी तरह से आरसीबी भी लगभग उसी तरह से अब यूनाइटेड अरब अमीरात में जो लेग चल रही है, उसके हिसाब से उन्होंने 7 मैचेस अभी तक यूएई में खेले हैं और वो 7 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट में उन्होंने हारे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है आरसीबी जैसी टीम के लिए कि आप एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार। स्ट्रेट 7 लॉसेस बैटिंग फर्स्ट एक बहुत ही कंसर्न है, जिसको सोचना चाहिए कि क्या कारण है इतनी स्टार स्टडेड टीम। और आप बैट फर्स्ट करते हैं जब, और उसके बाद में 7 बार हार जाते हैं। कल के मैच की अगर अपन बात करें तो हमको ऐसा लग रहा था कि 111 रन बिना विकेट के 13 ओवर और सारे ही खतरनाक बैट्समैन अभी बाकी हैं हट में। तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे 180, 190, मे बी 200 रन बनने चाहिए। ऑल्दो कल का विकेट थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे कि शारजा का रन फेस्ट विकेट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट था कि 9-10 ओवर तक बॉल जो है बहुत अच्छी बैट पे आ रही थी, उसके बाद में बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा था। बट रुक के आने का मतलब ये नहीं है कि 113 से 7 ओवर में आप सिर्फ 40 रन बना पाते हैं, 41 रन बना पाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बैटिंग इस समय जो उनकी चल रही है वो दिखाते हैं। यूएई लेग का पहला मैच 92 रन पे आउट हो जाना अपने आप में हर बैट्समैन को दुखी कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमने 92 रन ही बनाए। और जैसा कि मैं कहता चला हूँ, क्रिकेट जो है दिमाग से खेला जाता है, आपका माइंड सेट होता है। आप जिस तरह के अगर आप बहुत पॉजिटिव एप्टीट्यूड में मैच जीत कर आए हैं, इनवेरिएबली आप अगला मैच जीत सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम अच्छा कर गए, हम और अच्छा करेंगे। और अगर आप पुराना मैच हार कर आए तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, हम हारे थे, हमने गलतियां करी थी, अब हम वो गलतियां रिपीट ना करें। कहीं ना कहीं आरसीबी को मुझे लगता है वही चीज़ कि हम 92 रन पे ऑल आउट हुए, बैटिंग ऑर्डर मेल्टडाउन था। और इसमें भी मैं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स हुआ, वो कहीं ना कहीं पिछले मैच की छाप थी। और जहां तक बॉलर की बात करी जाए या कुछ पर्टिकुलर डिसीजन की बात करी जाए, जैसे कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी ने भी कहा कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है, हमने इसीलिए पहले बॉलिंग किया कि बाद में बॉल गीला होगा तो हमारे लिए हैंडलिंग मुश्किल। एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये कि अच्छी बैटिंग विकेट देख के किसी कप्तान का भी मन ललचाता कि क्यों ना हम 225 रन पहले बनाएं और उसके बाद में 225 रन दूसरे को ना बनाने दें। बट एक अच्छा कप्तान, चतुर कप्तान जो होता है, वो यही देखता है कि मेरे प्लेयर के लिए क्या बेनिफिशियल है। एक गीली बॉल को हैंडल करना, जैसे कि हम सब क्रिकेटर जानते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। बॉल आप अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। ऑल्दो कल कोई ड्यू फैक्टर इतना था नहीं कि वो इतना अलार्मिंग हो या नहीं हो, बट ये कुछ कंसर्न होते हैं। विराट कोहली ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हम 175 रन तो बना ही सकते थे। कहीं ना कहीं उनका ये जो कहना ये दिखाता है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि देयर वाज लॉट ऑफ ऑफर ऑन विकेट फॉर द बॉलर्स। विकेट से बहुत स्फूर्ति थी बॉलर को, हमारे बॉलर उसको एनकैच नहीं कर पाए। तो
तो कहीं ना कहीं कप्तान का माइंडसेट रीड होता है, बताता है कि आपको आपकी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, आपकी टीम वैसा परफॉर्म नहीं कर रही जैसा आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। बट ओवरऑल सीएसके का बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस था। पहले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था और दोनों मैचेस में अगर हम देखेंगे तो देवेंद्र ब्रावो लेड अटैक था। पहले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, इसमें भी 3 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की विकेट के ऊपर जो इकोनॉमी रेट था 24 रन देके 3 विकेट लेना अपने आप एक बहुत बड़ा अच्छा बॉलिंग स्पेल था। सीएसके इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में मैंने देखा है एक डिफरेंट टीम की तरह खेल रही हैं। ऑल्दो उनके पास बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, 10वें 11वें नंबर पर भी जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बैट्समैन कैपेबल हैं, रादर बोलूंगा कि जो टेल एंडर नहीं कह सकते उनको, लोअर मिडिल ऑर्डर अब तो बोल सकते हैं हम, क्योंकि हर बॉलर आज कैपेबल है अच्छे रन बनाने के लिए। जो एक उसकी टीम को 2 ओवर आकर खेलना, 1 ओवर खेलना, 10 रन 12 रन 15 रन 20 रन बनाना, हर एक बॉलर आज कैपेबल है। उसके बिना भी अगर हमने इस बार अगर कोई चीज़ हम देखें तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। एक कंट्रोल एग्जेशन जिसको बोल सकते हैं कि जब मौका मिलता है तो चांस लेते हैं वो, फिर उसके बाद में बिल्कुल एक बाउंड्री ले ली, बाउंड्री के बाद में फिर सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर ली। हर एक बैट्समैन आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। यही एक पर्टिकुलर टीम से कोई भी कप्तान एक्सपेक्ट करता है और महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को इस समय जो है बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। पल्लव सर, एज ए सिलेक्टर और टीमों को बहुत करीब से आपके देखने का अनुभव है, क्या आपको लगता है कि आरसीबी में कुछ बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, जिसके लिए कुछ परिवर्तन करना चाहिए? कुछ विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को कुछ अब थोड़ा सा फर्स्ट डाउन आने की जरूरत है, जैसे हमने केकेआर में देखा कि यंगस्टर्स को प्रमोट किया है। देखिए, आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी जो इस सीज़न में भी उभरी और पिछले सीज़न में भी थी कि इनका मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल पर ये डिपेंड हो जाते हैं, और ये दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े हार्ड हिटर हैं। ये हर बॉल को मारने चले जाते हैं। ठीक है, एबी डिविलियर्स के पास तो वो टैलेंट है कि वो बॉल नहीं भी चूज़ करते हैं तो भी वो हर बॉल को मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को इन परिस्थितियों में बॉल को चूज़ करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है जो केकेआर ने किया है कि शुभमन गिल के साथ में वेंकटेश अय्यर और उसके बाद राहुल त्रिपाठी को उन्होंने ओपन पे भेजा और बाद में नीतीश राणा, इयान मॉर्गन, आंद्रे रसेल और दिनेश कार्तिक के साथ में उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किया। यही स्ट्रेटेजी विराट कोहली को भी अपनानी पड़ेगी। विराट कोहली ओपन पे जाते हैं वहाँ तक ठीक है, अगर कभी उन्होंने अच्छे रन भी बना दिए जैसा कल हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर वीक है उनका, तो उनको मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इसलिए विराट कोहली अगर वन डाउन आए और उनके साथ में ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स और पीछे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग रख करके चलेंगे तो इनकी बैटिंग ज़्यादा बेटर इफेक्ट देगी मैच में। और दूसरा कारण जो आरसीबी का है, शुरू से मुझे आज तक आश्चर्य है कि 14 सालों में भी इन्होंने अपनी एक गलती नहीं सुधारी। शुरू से ये 2008 से मैं इस टीम को देखते आ रहा हूँ, टीम ऑफ स्टार्स कहते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा। अगर आप देखेंगे अभी युजवेंद्र चहल है, पहले कभी अनिल कुंबले हुआ करते थे। स्पिनर्स का रोल T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है। उनका जो पेस का वेरिएशन, जो स्पिन का वेरिएशन है, उसमें बैट्समैन प्रेशर में आकर के अपना विकेट दे ही देता है। स्पिनर्स ही आपको ज़्यादातर मौक़ों पर मैच जिताते हैं, लेकिन आरसीबी के साथ ये हमेशा 3-4 फास्ट बॉलर्स को लेकर के खेलते रहे। मीडियोकर फास्ट बॉलर भी होंगे तो भी उनको लेकर के खेलेंगे, लेकिन इनको स्पिनर्स इनके पास कभी भी अच्छे नहीं रहे। और कोई भी कप्तान आया हो, इनका स्पिन बॉलिंग अटैक शुरू से वीक रहा है और ये इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है हर बार। एक टीम, अच्छी टीम होने के साथ भी जो एक बैलेंस बना करके रखना चाहिए, उसमें आरसीबी हमेशा फेल रही है। सर, क्रिकेट के एक्सपर्ट के तौर पर जो सुझाव दिए, आप कितने सहमत है बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए आरसीबी की टीम? बहुत जरूरी है। आज देखिए 2020 एक इस तरह का फॉर्मेट हो चुका है जहां पर आपके पास अगर प्रॉपर बैलेंस बॉलिंग अटैक नहीं होगा और आपके पास रिजर्व बॉलर साथ में नहीं होंगे, आप अपने 4 बॉलर के ऊपर ही 5 बॉलर के ऊपर ही 4-4 ओवर की जो है डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मान लीजिए किसी भी बॉलर का ऑफ डे होता है तो आपके पास रिजर्व बॉलर्स रहने चाहिए, एक या जो पार्ट टाइम बॉलर कह सकते हैं, जिनको हम यहाँ जो आपके लिए कुछ ओवर्स नहीं कर सकते हो,
जो कि रिस्पेक्टेबल स्कोर को रोकें और कम से कम आपके लिए जब जरूरत हो विकेट ला पाएं। और मैं पल्लव जी से बिल्कुल सहमत हूं कि डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आरसीबी में मैं तो थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, स्पिन बॉलिंग तो एक बात है ही है, आप देखेंगे तो फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स नहीं रहे हैं। एक आध बॉलर होता है आउटस्टैंडिंग, बाकी जो है वो सिर्फ उनके मेकशिफ्ट अरेंजमेंट वाले बॉलर्स होते हैं। तो बॉलिंग लाइन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, कितनी बड़ी स्टार स्टैंडर्ड बैटिंग लाइनअप आपके पास ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्कोर रोकना है वो आपके बॉलर्स को ही रोकना है। और स्पिनर्स नो डाउट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हर टीम के पास में स्पिनर ऐसे हैं, केकेआर क्यों इतना अच्छा कर पा रही है, उनके पास में 2 स्पिनर ऐसे हैं जो आकर बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, वो यहाँ विकेट लेते हैं या रन रोक लेते हैं। जब रन रुकते हैं तो बल्लेबाज प्रेशर में आता है, तब वो कोई ना कोई इस तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है जिससे ज्यादा रन बने। और जब आप वो करने जाते हैं तो आप अगर विकेट एज ए स्पिनर ना लेंगे तो आपका जो पार्टनर बॉलर है जो दूसरे एंड पे आपके लिए बॉलिंग कर रहा है उसको विकेट मिलेगी। और जब विकेट आती है तो ऑटोमेटिकली टीम प्रेशर में आती है, नया बल्लेबाज आता है, उसको कुछ बॉलिंग खेलनी पड़ती है एक्लेमेटाइज होने के लिए, उस सिचुएशन को समझने के लिए। वो एनफ होता है किसी टीम को एक लिमिटेड स्कोर तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पल्लव जी ने जैसा कहा है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आरसीबी को बहुत सिंसियरली देखने की जरूरत है। पल्लव सर, सीएसके के बारे में एक बात तो मानना पड़ेगी कि ये टीम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करती और कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए था। जब हम दिल्ली कैपिटल्स के सामने अगर सीएसके को देखते हैं तो एक तरफ देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुभवी खिलाड़ी, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स में युवा टीम। लेकिन ये जो रेडीज आर्मी है, कॉन्ट्रीब्यूशन हर खिलाड़ी अपना दे रहा है और यही वजह है कि ये टीम आज फिर एक बार अंक तालिका में टॉप पर है। देखिए सीएसके के जितने प्लेयर हैं, इसको कहते हैं कि सबसे ये वेटरन साइड है। ये प्लेयर्स अपने अपनी रोल जानते हैं, जबकि सर ये इसी यूएई में 2020 में ये टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इनकी स्ट्रगल का रीजन था कि इनकी जो कॉम्बिनेशन था, अचानक सुरेश रैना का निकल जाना, 1-2 प्लेयर्स का इंजर्ड होना। हाँ, लेकिन अब ठीक है, इस टीम को मालूम है कि हमारे प्लेयर्स और का रोल क्या है और सारे प्लेयर्स जानते हैं हमारा रोल क्या। आप फैब ड्यू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़, इस टीम को मालूम है टैलेंट को कैसे ग्रूम करना। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले लेग में यही यूएई में पहले 4 मैच में फेल हुए थे, फिर भी 5वें 6ठे मैच में उनको चांस देकर के उनको बनाया गया उस कंडीशन के लायक। आपको अगर टैलेंट आपने पिक किया है तो आपको उस टैलेंट को ग्रूम करके उसको उसका रोल देना पड़ेगा। और यही कारण है हर प्लेयर को रोल मालूम है अपना। बॉलिंग भी अपनी बहुत नपी तुली और बहुत बैलेंस लेकर के चलते हैं। आज की बात नहीं है, ये विनर साइड रही है, इसने सबसे ज़्यादा फाइनल खेला है। सबसे ज़्यादा अगर टूर्नामेंट जीता है तो मुंबई इंडियन ने जीता है, लेकिन अगर आप फाइनल खेलने की बात करें तो सीएसके ने उतने ही फाइनल खेला है। अगर केकेआर से भी हारी तो सीएसके हारी है। आज सीएसके को अपना रोल मालूम है, हर प्लेयर को रोल मालूम है। उनका जो मैनेजमेंट है उसने अपने प्लेयर्स को उनकी लिमिटेशन के अनुसार उनके ऊपर एक रोल दे रखा है कि सुरेश रैना को क्या करना है, अंबाती रायडू को क्या करना है, बाद में धोनी को मालूम है उसे क्या करना है। फैब ड्यू प्लेसिस जो कि साउथ अफ्रीका से कभी ओपन नहीं करते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे ला करके ओपन कराया गया और सक्सेस भी है। और सक्सेस हुए क्योंकि वो उनको एक उनकी लिमिटेशन के अनुसार बता दिया गया कि आपको कैसे खेलना है। एक टीम जो होती है जिसको एक स्ट्रेटेजी बना करके चलना पड़ता है, वो उस मामले में सीएसके सबसे परफेक्ट है अभी तक। और टैलेंट को ग्रूम करना है, टैलेंट को निखारना है, तो इसलिए पल्लव सर की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो कि केकेआर में सलामी बल्लेबाज के तौर पर धूम मचा रहे हैं, आईडीसीए की टीम में सिलेक्शन में सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान था तो वो पल्लव सर का था। सर, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। नहीं, बिल्कुल, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि हमें ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश क्रिकेट में जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, या हम अगर रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे या हम मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे या हम जो भी हमारे नेशनल कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं उनकी बात करेंगे, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। एक मीडियोकर सा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश टीम का रहता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद जो हमारे थिंक टैंक हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो या तो बीसीसीआई में उतनी जितनी किसी बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ, देखिए खेलना टैलेंट एक बात होती है, पर अगर आप उस टैलेंट को शोकेस आपके बीसीसीआई में ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उन पे नहीं करेंगे कि नहीं ये बच्चा है, इसको ये होना चाहिए, इसको खेलना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये
ऑल्दो व्हाट आई एम टॉकिंग इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश क्रिकेट में ये मिसिंग था। और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, इस सीजन में 3 प्लेयर हमारे खेल रहे हैं और तीनों ही प्लेयर जो हैं, आवेश खान दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं और दिल्ली आज किस पोजीशन पे हम सब लोग देख रहे हैं। केकेआर की तरफ से 2 इनिंग वेंकटेश ने खेली हैं और दोनों में पहले में 41 नॉट आउट बनाए, दूसरे में 53 बनाए। और जो टैलेंट उसने दिखाया है, जो कॉन्फिडेंस उस बच्चे ने दिखाया है कि आप कितने बड़े ब्रांड हो, कितने बड़े लेबल हो एज ए बॉलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड में, बट उन्होंने बॉल की मेरिट से खेला, बॉलर को बिना ध्यान रखते हुए। और उधर हम रजत पाटीदार की बात करेंगे, कुछ क्लिंसेस हुए, थोड़ा सा मैं ऐसा बोलूंगा कि 2 इनिंग उनको खेलने को मिली, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए और शायद यही कारण है कि आज वो बेंच स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं कि जो टैलेंट होता है वो टैलेंट आपको ये एक स्टेज पे ला सकता है, पर उसके बाद उस टैलेंट पे जाके शोकेस करना, आपकी मेंटल मैच्योरिटी, आप क्रिकेट का एटीट्यूड आपका क्या है, किसी खेलते वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या करते हैं। आप जब तक स्कोर नहीं बनाएंगे एज ए बैट्समैन और या एज ए बॉलर आप विकेट नहीं लेंगे, या एज ए फील्डर आप रन सेव नहीं करेंगे, आप आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेंगे। ये इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट है, वर्ल्ड का बेस्ट लीग है, आपको आपकी फ्रेंचाइजी उसमें नहीं खिला पाएगी। और जहां तक इन बच्चों की सिलेक्शन की बात है तो डेफिनेटली पल्लव भाई को बहुत श्रेय जाता है इसमें, और हम बहुत धन्यवाद भी इनको देते हैं कि आपने इस तरह के टैलेंट को आप देखते हैं, निखारते हैं, बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह का अच्छा कार्य भविष्य में भी करते रहेंगे। और धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि आप आपका कीमती समय हमारे इस खास शो के लिए देते हैं। वैसे पल्लव सर, सीएसके के लिए ये कितना खास रहा कि महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट कल लौटे हैं और बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है अब इस टीम के लिए? देखिए, परिस्थितियों के देखे तो उन्हें भी एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, कोई हाय तोबा नहीं करी, कोई गड़बड़ उन्होंने नहीं करी। उन्हें मालूम है हम आराम से ये टारगेट ले सकते हैं, तो वो खुद को समय दिया, उन्होंने परिस्थितियों को देख करके बल्लेबाजी करी। वो जल्दी मैच खत्म करने नहीं गए, उन्हें मालूम था कि हम लगभग लीग में टॉप पे चल रहे हैं, हमारा रन रेट भी अच्छा है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से जब 2 अंक मिल रहे हैं तो ले लेंगे। और यही उनकी स्ट्रेटेजी हर मैच में रहती है, सिचुएशन को, मैच कंडीशन को पढ़ना और उसके अनुसार खेलना। कल आरसीबी से जो गलती हुई, पहले 10 ओवर 90 रन, बाद के 10 ओवर 66 रन पर 6 विकेट, आपने 6 ही विकेट गंवाए, आप ऑल आउट नहीं हुए, लेकिन रन कितने बना पाए? 66, क्योंकि आपने कंडीशन ऐसा नहीं करी। आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात करें तो उसने देखा चलो पहले 10 ओवर में 90 रन हमारे बॉलर दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, तो पूरे टाइम उसने स्पिनर्स पे अपना जोर दिया और जितने इम्पोर्टेंट उनके बैट्समैन थे उन सबका विकेट लिया, और विकेट लेने के कारण ही वो रन रेट रुका है। अगर आप एबी डिविलियर्स या ग्लेन मैक्सवेल को आउट नहीं करेंगे तो ये दोनों बैट्समैन मिलके हो सकता था फिर से 90 रन बना देते। बिल्कुल ठीक बात। विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो विकेट लेने के लिए आपको स्ट्रेटेजी जो बनानी पड़ेगी वो जरूरी है, और इसमें महेंद्र सिंह धोनी सबसे बिल्कुल। और कल अभिषेक, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल हम मैच देख रहे थे, हमने पहले भी मैचेस बैटिंग करते हुए महेंद्र सिंह धोनी को देखा, कल वो डेफिनेटली एक टच में लगे। आगे जितनी इनिंग भी पहले खेली है, एक तो देखिए वो जब आते हैं तब इतनी बॉलें नहीं होती हैं खेलने के लिए कि वो आकर खेलें या वैसा कुछ करें, और सेकेंडली पिछले अगर हम 10 मैच उठा कर देखें तो 10 में कोई मेजर कंट्रीब्यूशन विद द बैट महेंद्र सिंह धोनी का नहीं रहा है। एज ए कैप्टन डेफिनेटली वो ही परफॉर्म करते हैं, एज ए कीपर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी जो विकेट कीपिंग है वो कोई डिग्रेड हुई है या उनके रिफ्लेक्सेस में कुछ फर्क आया कि वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। ही इज एज गुड एज व्हाट ही यूज्ड टू डू व्हेन ही वाज ए कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। कल वो टच में देखिए, और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि जो पल्लव भाई ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि उनको जो रन बनाने थे बाद में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 6 ओवरों में उनको 6 साढ़े 6 रन की एवरेज से रन बनाना था। 2020 में 6 साढ़े 6 रन कुछ नहीं होते हैं। एक ऑड बाउंड्री जो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि कल आरसीबी की तरफ से कप्तान कोहली की तरफ से भी एक गलती हुई कि सुरेश रैना जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं स्पिन बॉलिंग के, और जब वो आए थे तो उस समय भी उन्होंने यूजन चहल से बॉलिंग करवाई, मैक्सवेल से बॉलिंग कराई, क्योंकि सेकंड आपके पास में पार्ट टाइम स्पिनर था वो ग्लेन मैक्सवेल थे। आपने उनसे कही तो दोनों में अगर आपने देखा हो तो चहल के ओवर में 12-13 रन चले गए और मैक्सवेल के ओवर में भी उन्होंने एक छक्के मार दिए 2। तो आपको एज ए कैप्टन ये भी देखना जरूरी है कि कंडीशन तो कंड्यूसिव है, पर क्या आपके पास जो बॉलर है वो भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है क्या?
और नहीं तो जो बैट्समैन सामने खेल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। वो जब नए नए आते हैं, सुरेश रैना अगर आप देखेंगे तो स्पिनर अगर आप जो बंदा जिसको सबसे अच्छा खेलता आप वही दे देंगे उसको, और क्या चाहिए। समय दे दिया आपने दे दिया उसको, और आपके पास में 6-6.5 रन की तो एवरेज है जिसको चेज करना है। मुझे लगता है उस समय अगर ये मीडियम फास्ट बॉलर को लाया जाता है तो शायद कुछ इंपैक्ट या कुछ थोड़ा बहुत, ऑल्दो रन बहुत कम थे, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, बट हाँ थोड़ा मैच और क्लोज हो सकता था, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे थोड़ा संघर्ष करते भी दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं रैना। और अब बात करते हैं आज होने वाले पहले मुकाबले की, जो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। राजस्थान रॉयल पिछला मुकाबला शानदार अंदाज में जीत दर्ज की है और उस मुकाबले के हीरो रहे थे कार्तिक त्यागी। महज 2 रन से यह मैच जीता था टीम ने और पंजाब यहां पर एक बार फिर चौकर साबित हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि अंक तालिका में चौथे नंबर पर अब नजरें टिका दी है राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन सामने का सफर इसलिए कठिन है क्योंकि यंग ब्रिगेड दिल्ली कैपिटल सामने है, जो इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए राजस्थान रॉयल जो है वो अपने स्टार प्लेयर के इंजरी और या कुछ के विड्रॉल से ना आने से स्ट्रगल कर रही है। जॉफर आर्चर की बात करिए आप, बेन स्टोक्स की बात करिए आप, तो ये अपने आप में इस तरह के तगड़े प्लेयर हैं। जॉफर आर्चर हमने देखा कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं, आपको बहुत लिमिटेड स्कोर पे किसी भी टीम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और बेन स्टोक्स और एक और उनके इंग्लैंड के बैट्समैन थे, तो वो लोग जॉन बेन स्टोक्स और जोस बटलर वो भी एक बहुत अच्छे फॉर्म में भी हमने देखा, इंग्लैंड में भी कैसे खेल रहे थे। ऐसे 3 टॉप के प्लेयर आपके जो हैं वो ना खेलना, और चौथा टॉप ऑफ इट इस आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी मॉरिस, उसका ना कामयाब होना। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लेग में तो भी उन्होंने थोड़ा ठीक परफॉर्म किया। हम ये सेकंड लेग में यूएई की अगर आप बात करें तो उसमें वो कुछ भी शार्प नहीं छोड़ पाए कि क्यों राजस्थान रॉयल ने उनको इतने बड़े अमाउंट में खरीदा था। तो ये और टॉप ऑफ इट अब अगर राजस्थान रॉयल कुछ इस टूर्नामेंट में करती है तो ही उनके कुछ चांसेस हैं, एल्स नहीं तो जैसे सनराइजर हैदराबाद स्ट्रगल कर रहा है उसी तरह से राजस्थान रॉयल है। उसके अगेंस्ट अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, यंग ब्रिगेड, अगर आज तक के सीजन में हम देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स आज तक भी ना तो दिल्ली कैपिटल के नाम से ना ही दिल्ली डेयर डेविल के नाम से कभी आईपीएल का टाइटल जीत पाई है। पर मैं ये कहूंगा कि अगर हम अब असेस करें तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में बेस्ड ऑन फॉर्म, हम हमेशा बोलते हैं हम प्लेयर की फॉर्म को ही इवैल्यूएट करते हैं, हम देखते हैं वो कैसा खेल रहे हैं, टीम कॉम्पोजिशन कैसी है, उनको देखते हुए अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो मुझे लगता है आज अगर कोई प्रबल दावेदार इस कप का आईपीएल 2021 का है तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स जो है वो सबसे ऊपर टीम आंकी जा सकती है, जो अपने हर डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती। पहला मैच अगर हम देखेंगे या फर्स्ट लेग में तो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी उनके लिए। एंड्रेस चुनौतिया ने फायरेसी स्पेल डाला, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे और 4 ओवरों में मात्र 12 रन दे के 2 विकेट लिए। और बैटिंग की अगर हम बात करें तो उनके लिए श्रेयस अय्यर का वापस आना शोल्डर इंजरी के बाद में और आकर एक अच्छा स्कोर करना, नॉट आउट जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 8 विकेट से उन्होंने मैच जीता। वो टीम भी एक ऐसी टीम लग रही है आज की डेट में कि वो हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खेल रही है। एक स्टॉइनिस के ऊपर इंजरी क्लाउड जरूर है कि वो शायद आज ना खेलें, तो उनकी जगह स्टीवन स्मिथ को खिलाया जाएगा। एक ऐसी टीम देखिए, हमने पिछली बार भी बात की थे जहां पे अजिंक्य रहाणे जैसे टीम से बाहर बैठे, उनको टीम में कोई जगह नहीं है। स्टीवन स्मिथ को राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे हैं तो वो कैप्टन है और वो बेस्ट स्कोरर हैं, उनको टीम में जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टैलेंट जो है आज उनके पास में है। रिकी पॉन्टिंग कितने खुश होंगे कि कितनी बड़ी बेंच स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया का वाइस कैप्टन बाहर बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बाहर बैठा हुआ है। तो आप इससे ज्यादा कोई भी एज ए कोच और एज ए सिलेक्टर इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं। बट 2 टीमों के बीच में मुकाबला है, एक शेक कर रही है जो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई है और सेकंड जो है वो बिल्कुल एक ग्लोरी की तरफ बढ़ रही है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक कर्म योगी टीम दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल्स, जो कर्म से जीतती आ रही है, और राजस्थान रॉयल्स पिछला मैच भाग्य से जीत के आई है, क्योंकि हमने जिस तरीके से वो मैच देखा वहां पंजाब ने वो मैच हारा है, राजस्थान ने भले ही जीता ना हो। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, दिल्ली कैपिटल तो अभी तक बहुत अच्छी और बेहतरीन बैलेंस साइड है। बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग उनके पास बहुत अच्छी है, दोनों ही सेगमेंट में, फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर्स के में उनके पास एक बहुत नफातुल्ला बॉलिंग अटैक है। बैटिंग में नो डाउट ज़्यादातर
इतनी डेप्थ है कि अगर कोई 2-4 बैट्समैन फेल भी होते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं, बाद के 4 बैट्समैन भी उस पर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स में कहूँगा संजू सैमसन को आप छोड़ दीजिए तो ये टीम पूरी तरह से अपने फॉरेन प्लेयर्स पर ही डिपेंड थी। जोस बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, ये 3 नहीं अवेलेबल हैं तो ये टीम आज स्ट्रगल कर रही है कि इनकी कॉम्बिनेशन क्या होगा। इवान लुइस को इन्होंने लिया है, लिविंगस्टोन अभी तक आईपीएल में वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इनका इतिहास रहा ये किसी एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा ऊंचे कीमत पे खरीद लेते हैं। जयदेव उनादकट को भी ये 14 करोड़ दे चुके हैं और एक बार 11 करोड़ दे चुके। इतने पैसों में हो सकता है ये 3 और अच्छे प्लेयर ले सकते थे, लेकिन इनके पास भी जब बोली लगती है ना तो बैलेंस नहीं रहता कि ये क्या सोच करके किस टीम की किस खिलाड़ी पर क्या बोली लगा रहा है। दूसरी बात, इनके पास बॉलिंग अटैक आप देखें, चेतन सकारिया, ईशान पौरन और अर्शदीप सिंह है, हरप्रीत बरार है और साथ में मुस्तफिजुर रहमान है। 4 फास्ट बॉलर लेकर खेलने की ज़रूरत नहीं है। आज के हिसाब से अगर इनको दिल्ली कैपिटल को कहीं फाइट देनी है तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर बिठा के इन्हें साउथ अफ्रीका के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तबरेज शमसी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच दोपहर में है और अबू धाबी में है। वहाँ की हीट से अभी जो फर्स्ट बैटिंग के लिए ये थोड़ा सा स्लो टर्नर पिच होगा। अगर इनकी पहले फील्डिंग आती है तो ये थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल पर। इनके लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है राजस्थान रॉयल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे, 9 मैच में उनके 14 पॉइंट है, 5 मैच उनके बचे, कोई सा एक मैच जीतेंगे तो प्ले ऑफ उनका सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए दिल्ली कैपिटल को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अभी ज़्यादातर मैचेस उनको जीतते ही जाना है, इसलिए राजस्थान रॉयल्स को ज़्यादा कोशिश करना चाहिए आज के मैच में प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, सिचुएशन को, कंडीशंस को देखे वो उसके हिसाब से, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। इंडिया का के भी जो लोकल प्लेयर हैं उनका मीडिया का टैलेंट है। संजू सैमसन को देख लें तो लिमिटेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन प्लेयर इनको मैच नहीं जीता सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सर क्या कहेंगे राजस्थान रॉयल्स, वैसे अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का सुधरा एक कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास से भरपूर टीम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्थान भी जो पिछले मुकाबले में मैच जीती है तो कहीं ना कहीं उससे एक ऊर्जा तो मिली होगी। डेफिनेटली, देखिए जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीत कर आना, जीत के आने के साथ वो मोमेंटम लेकर आते हैं। और लास्ट वाला मैच तो 185 रन बनाए उन्होंने, बैटिंग क्लिक हुआ 185 रन के बाद मैच लकी थे कि जहां किसी ने रेट नहीं किया था कि 4 रन बनाने हैं, 8 विकेट हाथ में हैं, कोई टीम हार जाएगी, ऐसा सोच नहीं सकते। यही क्रिकेट है, यही आईपीएल है, यही फटाफट क्रिकेट में होता है कि वो होता है जो आप सोचते नहीं, आपको स्क्रीन पे दिखता है कि बंद कर दो, सो जाओ, ये तो मैच जीत गए, और अगले दिन देखते हैं अरे ये क्या हुआ। तो कार्तिक त्यागी का हम फिर भी क्रेडिट कार्तिक त्यागी से नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने मात्र 1 रन देते हुए 2 विकेट लिए और 2 रन से अपनी टीम को मैच जिता दिया। हम बार बार बात करते हैं कि जो स्लॉग ओवर्स होते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं 15 से 30 रन एक बैट्समैन को बनाना चाहिए, मिनिमम 12 से 15 रन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्लॉग ओवर में होने ही चाहिए। और जो कुछ अगर मान लीजिए कोई आपका बैट्समैन ऑक्शन ही खेल जाता है, 3-4 छक्के मार देता है, तो एनीथिंग वी आर क्लोज टू 30 रन है ओवर। और जहां सिर्फ 4 रन किसी को बनाने हों और सेट बैट्समैन बैठे हुए हों तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रोक ऑफ लक और एक आपका टैलेंट वो भी उसमें काम आता है। और वो कारण था कि राजस्थान रॉयल मैच खेले। राजस्थान रॉयल, जैसे कि पल्लू भाई ने कहा, संजू सैमसन बहुत बड़ा टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको बिल्कुल भी उस हिसाब से लिव अप ही नहीं कर पा रहे हैं। 100 बना देते हैं, एक दिन लगता है कि इससे अच्छा बैट्समैन नहीं है, और अगले 10 इनिंग में आपको पता चलता है कि वो डबल फिगर में भी एंटर नहीं करते हैं। तो इस तरह का टैलेंट रखने से फायदा क्या है? आप एक कैप्टन है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल्स। एक कप्तान जो करता है वो सारा टीम उसको लेके चलती है। अगर कप्तान फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, उसका डिसीजन मेकिंग जो है बहुत डिफरेंट होगा। और अगर खुद ही वो स्ट्रगल कर रहा है, यार 10वीं इनिंग हो गई, अभी तो मैं डबल फिगर में भी नहीं गया, वो क्या सोचेगा टीम के बारे में? और एक चीज और मुझे लगता है, संजू सैमसन एज ए कैप्टन बहुत ही, पूरी अगर फ्रेंचाइजी में देखूँ तो सबसे सबड्यूड कैप्टन मुझे दिखते हैं। वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो बोलते भी तो इतना सॉफ्ट सा बोलते हैं। उनको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में देख लीजिए तो ऐसा
लगता है कि बहुत ही शालीन सा इंसान है। देखिए क्रिकेट डेफिनेटली जेंटलमैन गेम है, बट आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। देखिए फॉरेन की इंग्लैंड ने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए कैसे किस लेवल की स्लेजिंग होती थी वहाँ। हमारे इंडियन प्लेयर बेचारे चुपचाप जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे गांगुली साहब, हमारे विराट कोहली साहब, धोनी साहब तो ठीक ठाक थे, वो कभी इतना नहीं मुंह खोलते थे, बट इन लोगों ने आके बताया कि नहीं, टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्रिकेट को उसी हिसाब से खेला जाना चाहिए, जिस तरह से कोई चीज आती है उसको उसी तरह से वापस देना चाहिए। कोई आपसे शालीन है तो आप शालीन रहिए, कोई आपके साथ में अगर आंख दिखाता है तो उसको 2 आंख दिखाइए। तो ये भी एक क्रिकेट का रूल बन चुका है। बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स। पंजाब की टीम एक ऐसी टीम है जो जीते हुए मैच को हारने की काबिलियत रखती है, क्योंकि हम बात करें लेग 1 की तो वहां पर भी पंजाब इसी अंदाज में दिखाई दी, और लेग 2 के पहले मुकाबले का तो क्या कहना, इसे कहते हैं कि मैच जीता हुआ था लेकिन हम आपको गिफ्ट देकर आ गए। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, ये टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन खेल बिगाड़ने के लिए सबसे पहले ये टीम की नजर में अगर कोई आएगा तो वो है पंजाब किंग्स। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंजाब की टीम भी एक ऐसी टीम है जो बहुत स्टार स्टडेड प्लेयर रखती है और समहाउ अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाती है। वो लोग भी अभी तक आईपीएल नहीं जीत पाए हैं। उनके फ्रेंचाइजी को भी ये उम्मीद होगी कि वो करेंगे, बट इस मैच में अगर बोलें तो एक टीम जो अंक तालिका के बॉटम में है, बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है कि कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे प्लेयर हैं उनके पास में, डेविड वार्नर बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये आईपीएल 2021 जो है वो फर्स्ट लेग हो या सेकंड लेग की बात करें, उनकी बैटिंग फॉर्म जो है वो ठीक नहीं चल रही है। उसी के चलते हुए उनको फर्स्ट लेग में कैप्टनसी से भी हटाया गया और टूर्नामेंट के बीच में ही केन विलियमसन को जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है उनको एज ए कैप्टन ड्रॉप किया गया। और बॉलर्स की हम बात करें तो राशिद खान जैसा बॉलर किसी कैप्टन के पास होना एक बहुत बड़ा एसेट है, जिसकी इकोनॉमी 6 रन से ऊपर ना हो, जो विकेट भी आपको लाके देता हो, और इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रन भी बना लेते हैं। जब आप बोलते हैं तो 20-21 रन की जरूरत है, 20-21-25 वो लॉन्ग हैंडल भी यूज करते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट उनकी बहुत इतनी कोई माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बट एनीथिंग अबाउट 120-130 इज गुड एनफ कि आपको जब रनों की जरूरत है। पिछले मैच में देखेंगे तो उन्होंने और अब्दुल समद ने मिलकर कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर 134 पर लेके गए, नहीं तो वो 100 रन के आसपास रह जाते। भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे आप तो अपने आप में बहुत ही अच्छा बॉलर है। अनफॉर्चुनेटली उनके भी 2021 आईपीएल जो है वो थोड़ा अपवाद रहा है, और मेरे लिए उनको इंग्लिश टूर के लिए, इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्शन ना करना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। आई स्टिल कुड नॉट एडजस्ट कि हमारा आज की डेट में अगर इंडियन टीम में अगर मैं मानता हूं कि कोई भी स्विंग बॉलर है, जेन्युइन स्विंग बॉलर है, तो भुवनेश्वर कुमार है। वो दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते हैं, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। आप अगर उसको वनडे या 2020 में बात करेंगे तो वो ओपनिंग बॉल से भी बॉल करते हैं और डेथ ओवर में माशाल्लाह यॉर्कर भी बहुत अच्छे डालते हैं। और जहां हम पंजाब की बात करेंगे तो एक घायल शेर है। जैसे आपने बोला कि पिछली बार उनके मुंह से निवाला छीन लिया, 4 रन बनाने हैं, नहीं बना पाए हैं, 2 अंक तक लेने थे, नहीं मिले। इससे पहले यहीं यूएई में 220 रन, 221 रन के ऊपर मैच टाई हो जाना, सुपर ओवर तक गया, सुपर ओवर में जाना क्या। तो ये कुछ चीजें, और वाकई में अगर हम उठा के इनका इतिहास भी देखेंगे आईपीएल का, तो जीते हुए मैच इन्होंने हारे हैं। कहीं ना कहीं कप्तानी, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर, कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट। इसमें देखिए सिर्फ कप्तानी अकेली नहीं कह सकते हैं। आज तो केएल राहुल बहुत खुश होंगे कि उनके साथ में अनिल कुंबले हैं, क्या है वो उनके साथ में एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, जिनको हम भविष्य में भी दोनों की जोड़ी को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम में कंट्रीब्यूशन करेंगे आगे जाकर। तो बट फिर भी अगर हम आज अगर सोचेंगे मैच में, तो सनराइजर हैदराबाद के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है कि वो टीम कॉम्पोजिशन जैसी है, वो इस लाइक नहीं है कि वो अंक तालिका के बॉटम में आए। तो उनको लॉट ऑफ टू फाइट फॉर देयर प्राइड, सम्मान के लिए खेलना जरूरी है। क्योंकि देखिए ये क्रिकेट में आप जब भी मैच खेलेंगे एक टीम जीतेगी एक हारेगी, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीम हमेशा हारेगी। जो और कभी भी एक चीज कोई परमानेंट नहीं रहती है कहीं पे भी, देखिए। और हम जब भी बोलते हैं, अभी हम देखेंगे कि 5 मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस में से 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल, जो सबकी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने टीम को देखा, जो हमने देखा कि ये टीम अच्छी है, ये अच्छा खेल सकती है, तो वो टीम जिसको हमने वीकर आंका था वो जीत कर आई। और मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि सनराइजर हैदराबाद आज खड़ी होगी और बताएगी कि क्यों
वो एक अच्छी टीम मानी जाती है और वो एक अच्छे ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे। मतलब सर आप पंजाब का खेल बिगाड़ना चाहते हैं कुल मिलाकर। मतलब सर दोनों दिमागी रूप से थकी हुई टीमें हैं, एक जीता हुआ मैच हारने में माहिर है, तो दूसरी टीम का जीत से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरे दोनों लेग हम देखें तो क्या निकल कर आ सकता है सामने? देखिए हमारे समाज में है ना, अलग अलग स्तर पर बहुत बड़े बड़े आपको दानवीर मिलेंगे जो दानी है। पंजाब के लिए बोल रहे हैं आप? IPL की दानी जो टीम है वो पंजाब है, जो जीता हुआ मैच भी इसलिए दान दे देते हैं कि चलो तुम खुश रहो, हमें नुकसान होता होगा वो हम देख लेंगे आगे। परोपकारी टीम है सबसे, परोपकारी टीम है। सबसे ज्यादा पंजाब के लिए सिचुएशन है। हैदराबाद को तो मैं अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि 9 मैच हो गए उनके, एक ही जीते, अगले 5 भी जीत जाएंगे तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लेऑफ से बाहर ही रहेंगे। लेकिन पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पंजाब को पिछले मैचों की गलतियां, खासकर वो मैच गंवाते हैं लापरवाही में, पूरा मैच अच्छा खेल लेते हैं। पिछला मैच भी आप देखें 39 ओवर तक उनका पड़ला भारी था, 1 ओवर बचा था उसमें वो हार गए। जैसे शारजा में हुआ था ना, चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे जो छक्का लगा था, तो उस मैच की खासियत ये थी वनडे की, खुद रमीज राजा जो उस मैच में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज थे, कि 99.5 बॉल्स तक हम वो मैच हारे हुए थे। स्टार्टिंग इंडिया की अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लास्ट बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार करके वो मैच हमको जिता दिया। यही हुआ था पंजाब के साथ पिछले मैच में, 39 ओवर तक वो मैच जीते हुए थे, कहीं तक भी राजस्थान रॉयल्स नहीं थी, बस 1 ओवर की लापरवाही ने वो मैच गंवा दिया। इस तरीके की लापरवाहियों पर पंजाब को अंकुश लगाना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में उनको क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। पल्लव भाई मैंने तो पिछली बार ये भी कहा था कि प्लेयर्स तो एक अलग बात हो ही गई, जो थिंक टैंक है उसको भी इसमें कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है कि उस समय मार्करम आपके एक सेट बैट्समैन दूसरे एंड पे खड़े हैं जिनको खेलने को नहीं मिल रहा है। आपका फ्रेश बैट्समैन जो भी आएगा उसको थोड़ा समय लगेगा, आप आकर चौका छक्का सीधा नहीं मार सकते। हाँ लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, आप 10 अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें से 2 ही लगेंगे, 8 फेल होंगे आपके। बट अगर जो बैट्समैन सेट है वो 10 अटेम्प्ट करेगा तो उनमें से 5 या 7 मार देगा। तो उस समय रादर देन आके आप स्लॉप करें, आप कोशिश करें विक्ट्री करने की, आपको एक सिंगल रन लेना बहुत इजी होता है। फील्ड जो है आपको बिल्कुल 30 यार्ड पे है, आप कहीं पे भी उसको रोकिए, खेलिए। आपका नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन है जो इतने टाइम से खेल रहा है और सेट बैट्समैन है, उसके लिए वो स्कोरिंग शॉट मारना बहुत ईजी है। और वैसे भी आपको 6 बॉलों में 4 तो रन बनाने थे जीतने के लिए, फिर हम क्यों इतनी बड़ी हिट मारने के लिए रुक रहे हैं? तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है पंजाब के इस तरह के प्रदर्शन में बार बार। पल्लव सर एज ए सिलेक्टर मैं चाहूंगा कि आप क्या चाहेंगे, आज क्रिस गेल की जरूरत महसूस होगी पंजाब को? देखिए पंजाब को तो पहले अपनी बैटिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप 5 प्योर बॉलर लेकर के खेल रहे हैं और छठा ऑलराउंडर जो है फैबियन एलन, वो भी कोई इतना ये ने परफेक्ट बैट्समैन नहीं है, तो आप सिर्फ 5 बैट्समैन लेकर के T20 में और छठा एक मीडियोकर बैट्समैन, उससे आप मैच नहीं जीत सकते कोई सा भी। इस तरह से तो आपको जो वीक टीम भी है वो भी भारी पड़ जाएगी। पिछले मैच में KL राहुल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी पार्टनरशिप कर दी, तो इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ा, आपका मैच लास्ट तक चले गया था। अगर इन केस कभी 2 विकेट भी जल्दी गिरते हैं तो आपके पास बैटिंग डेप्थ है ही नहीं, आप किस बिहाफ पे रन बना? क्या आप पीछे 5 बॉलर्स को बोलेंगे कि वो रन बना दें? और वो 5 बॉलर भी ऐसे नहीं है कि अगर आपके ने चलिए 140 रन बना दिए तो ये 5 बॉलर 140 में समेट देंगे। आप क्यों 5 बॉलर प्योर 5 बॉलर लेकर के खेल रहे हैं? और छठा आपके पास ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो आपको एक पीछे अगर मान लीजिए जल्दी विकेट गिरता है तो आपके लिए एक लंबी पारी खेल जाए। सबसे पहले इनको टीम कॉम्बिनेशन ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें बैट्समैन कम से कम इनके पास 7 हों। एक ऑलराउंडर के साथ अगर ये 5 बॉलर लेकर के खेलते हैं तब इनके ये कुछ अपने मैच में कर सकते हैं, नहीं तो पिछले मैच जैसी हमेशा ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब जाते जाते हमारी फेवरेट टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, आपकी पसंद की? मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया टीम है और जिस फॉर्म में है, जिस लय में है, जिस तरह की वो टीम कॉम्पोजिशन है, इजीली वो मैच जीतना चाहिए। सर दिल्ली कैपिटल्स का पड़ला बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब राजस्थान रॉयल्स के पास वो अभी टीम ही नहीं है जो किसी अच्छी टीम को जो टक्कर दे सके।
और सर दूसरे मैच की बात की जाए दूसरे तो मैच में अगर मैं बोलूंगा तो पल्लव भाई ने जैसा बोला, डेफिनेटली पंजाब को उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रांग करने की जरूरत है, और जो बाद में बॉलर्स हैं या तो ऑलराउंडर्स हों या वो कम से कम कुछ कंट्रीब्यूट बैट से कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। बट फिर भी अगर मैं देखूंगा केएल राहुल की जो फॉर्म है, मयंक अग्रवाल की फॉर्म है, निकोलस पूरन इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पिछले में थोड़े रन बनाए और एक क्रूशियल मोमेंट में जहाँ जरूरत थी वहाँ वो जाके फॉल्टर करके कुछ अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए। बट फिर भी मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा, मुझे वो कॉम्पोजिशन में बेटर टीम लगती है। सर देखिए, हैदराबाद अगर अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक को अच्छा रख ले और बैटिंग उनका काम कर जाए तो थोड़ी बहुत वो फाइट देने की कंडीशन में है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस समय वो आउट ऑफ फॉर्म टीम है, इसलिए पंजाब का पलड़ा ही भारी है। लेकिन पंजाब को अपने टीम कॉम्बिनेशन सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो जीत सभी के लिए जरूरी है। बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो राजस्थान रॉयल्स के सामने की मजबूत टीम होगी, युवा ब्रिगेड टीम है और शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से पंजाब के मुंह से जीत का निवाला ये टीम छीन कर रही है, उससे लगता है कि ये मैच बड़ा शानदार हो सकता है। उसके बाद भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे जो मैच खेला जाएगा वहां सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी पंजाब के लिए अब जरूरत है कि परोपकार से ज्यादा पराक्रम पर निर्भर रहे, यानी अच्छा प्रदर्शन करे। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि सम्मान के लिए खेले, प्राइड के लिए खेले, और अब जब कुछ खोने को नहीं है तो खुलकर खेला जा सकता है। यानी समीकरण बहुत अच्छा है, मजा आने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डिजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, कल मिलेंगे 2:30 बजे, क्योंकि कल भी 2 मुकाबले हैं सुपर संडे के तहत। इजाजत दीजिए।